हाँ भाई, तो अपन कह रहे थे कि योगात्मक यौगिक। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं एक बार। देखो यौगिक कह रखा है क्या है कि 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक, 2 या 2 से अधिक कैसे यौगिक, सरल यौगिक। अब देखो एग्जाम्पल देखो, K2SO4 प्लस Al2 SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2। तो ये क्या बना रहा है, देखो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, ये मिलके एक यौगिक बना रहा है और इसको हम बोलते हैं पोटाश एलम। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, पोटाश एलम। ये एक्चुअलिटी में फिटकरी का फॉर्मूला होता है, किसका, फिटकरी का। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि आपका पढ़ा हुआ एग्जाम्पल है, ठीक है, यह आपके आगे भी काम में आने वाला है। तो अब जो है दूसरा एग्जाम्पल देखो, FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 6H2। आपने नाम सुना होगा बच्चा लोग FAS का, सुना है क्या नाम, फेरस, इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फेरस अमोनियम सल्फेट। ये टाइटेशन में काम में आती है, अनुमापन में काम में आता है। ये आपके 12 नंबर की 12 नंबर का टाइटेशन है, ध्यान रखना प्रैक्टिकल के अंदर। चलो तो ये आपके, अच्छा एक एग्जाम्पल और आ रहा है याद में, KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2। इससे आपके पास जो बनता है उसको अपन बोलते हैं कार्नेलाइट। हालांकि ये 2 ही होता है वैसे अगर देखा जाए तो, कार्नेलाइट, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई, योगात्मक यौगिक की बात हो गई। क्लियर है यहाँ तक का। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक सरल अनुपात में आपस में मिलते हैं तो योगात्मक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक आपका क्लियर है। चलो अब देखो, अब जो राजस्थान बोर्ड है आपका, राजस्थान बोर्ड ले लो, ठीक है, और CBSE बोर्ड भी, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका साथ साथ में कि दोनों मीडियम यहाँ पर कवर करवा सकूँ, ठीक है। तो स्टार्ट अब हो रहा है, ध्यान से पढ़ना। आपके पास पहली जो टर्म्स है वो आपके पास आती है द्विक्लवण, ठीक है, और दूसरी टर्म्स यहीं पे कर लेते हैं और वो आती है आपके पास उप सह संयोजक यौगिक, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि अपन दोनों को अलग से बताएं डिटेल से, क्योंकि अपन को लेक्चर पूरे कवर करने हैं आपको, ठीक है भाई। चलो तो देखो, राजस्थान बोर्ड यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ चुका है 2016 या 15 के आसपास, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, अगर आपको एग्जाम्पल्स अगर क्लियर हैं तो इसके अंतर आप आसानी से कर दोगे। जनरली टीचर्स क्या करते हैं कि पहले अंतर लिखवाएंगे, उसके बाद फिर इसके एग्जाम्पल देंगे। तो भैया पहले एग्जाम्पल को आप, अगर आपको समझ में आ गया तो अंतर आप लोग आराम से कर दोगे, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं K2SO4, जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ किसके अंदर, योगात्मक यौगिक के अंदर, प्लस 24H2। इसका तो ये एग्जाम्पल याद रख लो और इसका एग्जाम्पल याद रख लो K4FeCN6, ठीक है। अपने आप आपके अंतर याद रह जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला अंतर जो है वो आपको कैसे याद रखना है, देखो सबसे पहले आप इसको तोड़ो, तो तोड़ने पर देखो यहाँ पर पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +1, SO4 पे चार्ज कितना होता है, -2, तो 2K प्लस SO4 2-, इसको भी तोड़ लो, 2Al3 प्लस 3SO4 2-, और ये तो साथ में चलना ही है 24H2, ठीक है।
तो देखो इसका निर्माण, टाइप्स कह रहा हूं मैं, आपको नंबर नहीं बता रहा हूं कितने हैं, मैं आपको प्रकार कह रहा हूं, एक और एक दो। तो अपन कहेंगे कि इसका निर्माण, पहला अंतर, इसका निर्माण दो धनायन व एक ऋणायन से होता है, एक ऋणायन से होता है। ठीक है, चलो इस पे आ जाओ। दो धनायन देख लो साफ साफ पहले एक बार। दो धनायन हो गए, एक और एक दो। ऋणायन कितना है? एक ही तो है ना, SO4 ही तो है ना। तो आपको पहला अंतर समझ में आ गया। चलो अब इसकी बात करते हैं, इसको भी तोड़ो भाई। 4K प्लस, एक पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? +1, तो 4 पे कितना होगा? 4K प्लस मतलब 4 प्लस। तो जितना चार्ज उसके ऊपर होगा उतना ही चार्ज सामने वाले स्पीसीज पर भी आएगा। तो कितना आ गया देखो, FeCN6 4-। क्लियर है? तो देखो स्पीसीज जो है एक तो ऋणायन हो गई और एक धनायन हो गई। तो क्या लिखेंगे इसके लिए कि इसका निर्माण एक धनायन व एक ऋणायन से होता है। ये अंतर आप लोगों के समझ में आया? चलो दूसरा देखो, दूसरा ये है कि आपके पास ये ठोस अवस्था में अपना स्थायित्व रखते हैं, ठोस अवस्था में अपना स्थायित्व रखते हैं, परंतु जलीय विलयन में क्या होते हैं? आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है भाई, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि धनायन देखो ठोस अवस्था में तो ऐसे कि ऐसे ही रहेगा, लेकिन जलीय विलयन में किसमें टूट गया? K प्लस SO4 2-। तो ठोस अवस्था में तो स्थायित्व रखेगा, लेकिन जलीय विलयन में क्या होगा? अपने आयनों में टूट जाता है। इसके लिए लिखेंगे कि इसका स्थायित्व ठोस तथा द्रव या जलीय दोनों अवस्था में होता है, दोनों अवस्था में होता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों सर? देखो भाई, एक्चुअलिटी में उपसहसंयोजक का जो पार्ट है ना वो ये है। ये वाला जो बाहर वाला पार्ट होता है, बताऊंगा आपको आगे अभी, कि ये वाला जो पार्ट है ना ये उपसहसंयोजक का पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ना ये आयनिक का पार्ट है। तो भैया ये तो ऐसे कैसे बना हुआ है ना, तो सिर्फ क्या हुआ, ठोस अवस्था में ही स्थायित्व नहीं रखेगा, जलीय अवस्था में भी क्या रखेगा? अपना स्थायित्व बरकरार रखेगा। अब हम क्या करते हैं, तीसरा अंतर देखते हैं भाई। अब हम क्या करते हैं, तीसरा अंतर इसका देख लेते हैं। ऊपर कर रहा हूं भाई, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल से अपन मिटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऊपर अंतर आपके पास में मिल जाएंगे। तो मैं तीसरा अंतर आप लोगों को बता रहा हूं मैं। ठीक है, यहां देख लें तीसरा अंतर। देखो तीसरे अंतर में देखो भाई, इसके लिए सामान्य संयोजकता काम में आती है, ठीक है भाई। जबकि इसमें सामान्य संयोजकता काम में नहीं आती, इसमें सामान्य संयोजकता काम में नहीं आती। इसमें जनरली ऑक्सीकरण अवस्था काम में आती है, और वो आपको पता है कि कोई फिक्स तो होती नहीं है, परिवर्तित होती रहती है। चौथा और फाइनल अंतर जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कि देखो इसे जालक यौगिक कहते हैं। अब जालक क्यों कहा? क्योंकि भैया आपको पता है कि ठोस यौगिक क्या बनाते हैं, क्रिस्टल जालक बनाते हैं।
इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, इसे जालक यौगिक कहते हैं। ठीक है, और इसमें चौथा अंतर क्या आ गया, इसे संकुल यौगिक कहते हैं। संकुल से मतलब ये आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, संकुल बना लेते हैं, इसे संकुल यौगिक कहते हैं। तो ये 4 अंतर हो गए भाई, जो कि आपको इसके दौरान देने हैं। तो मैंने कोशिश की है आपको कि यही सारे देखो पॉइंट्स जो है आपके एग्जाम्पल से क्लियर हो रहे हैं, इसलिए सबसे पहले अपन ने प्रायोरिटी किसको दी, एग्जाम्पल्स को दी। तो आप लोगों के ये अंतर आपके क्लियर हो गए। ठीक है भाई, तो ये आपका पहला क्वेश्चन तैयार हुआ, उपसहसंयोजक यौगिक और द्विक लवण में अंतर। आई थिंक क्लियर है भाई मेरे हिसाब से। चलो, तो ये अब हम जो बात करेंगे, आगे बात करेंगे हम